अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू talimdost.com। हमारा आज का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, विच इज चैप्टर नंबर 23 एफएससी पार्ट 2। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का जो वर्ड है वो दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन टेक्निकल थिंग्स, यानी कि हम लाइफ के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हम लाइफ को, लिविंग सिस्टम को कुछ फायदा पहुंचा सके। लिविंग सिस्टम्स की वेलफेयर के लिए, बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, फलाह के लिए हम कुछ टेक्नोलॉजीज का, कुछ टेक्निक्स का, कुछ टूल्स का यूज करते हैं और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड्स को, लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हैज स्कोप एंड एस्पेक्ट्स इन डिफरेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जैसा कि एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। हमारे पास नए से नए सीड्स आ रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, हम नई नई वैरायटीज तैयार कर रहे हैं प्लांट्स की, तो दिस इज ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी। देन हम एनिमल्स में देखते हैं तो एनिमल्स में हमें नई नई वैरायटीज नजर आ रही हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह की अच्छा दूध देने वाली भैंसें हैं, गायें हैं, तो ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम अगर देखें तो हेल्थ में, मेडिसिन की, मेडिकल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल है। अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत सी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसा कि आपके पास इंसुलिन आ रही है, बहुत सी इंटरफेरॉन्स हैं, बहुत से हार्मोन्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली साइंटिफिक मेथड यूज करने का नाम है। बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं और नई नई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। तो कोई भी टेक्निक जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करे या फिर सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करे फॉर दूज ऑर्गेनिज्म टू मेक और मॉडिफाई अ प्रोडक्ट टू इम्प्रूव प्लांट एंड एनिमल और टू डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर स्पेसिफिक यूजेस। तो हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी ये बेसिकली वो एक सिस्टम है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बेहतरी के लिए या किसी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए या किसी प्रोडक्ट की तैयारी के लिए। इस टेक्निक को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज मीन बाय जीएमओ? जीएमओ बेसिकली कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनके जीन्स के अंदर, जिनके जीनोम के अंदर हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं और उन चेंजेस की वजह से उनकी एबिलिटीज, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अगर आप बैकग्राउंड में देख सकें तो यहाँ हमें नजर आता है कि एक सिट्टा नजर आ रहा है हमें मकई का, और उसके अंदर तमाम दाने नॉर्मल है, लेकिन हमने उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल जो है दाने वो ऐड करवा दिए। ये बेसिकली एक एग्जांपल सी है जो कि आपको बताती है कि कैसे हम एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप चेंज कर देते हैं। तो एक और वर्ड हमारे पास यहाँ आता है जीईओ। जीईओ का मतलब है जेनेटिकली इनहैंस्ड ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस है, एक ऑर्गेनिज्म की एक काउ है, काउ के पास एबिलिटी है कि वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, लेकिन जेनेटिकली इनहैंस करके हम उसकी मिल्क प्रोडक्शन को इनहैंस कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जेनेटिकली एनहांस्ड ऑर्गेनिज्म। तो दोनों तरह से नेचुरल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज बीन अल्टर्ड। इन दोनों केसेस के अंदर हम उनके नेचुरल जो जीन्स हैं, उनके जो जीनोम है, उसको हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट्स इन ब्रेड मेकिंग, रोटी बनाने के दौरान, ब्रेड बेकिंग के दौरान जो रूट्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। वाइन ब्रीडिंग, चीज, योगर्ट फॉर्मेशन, क्लासिकल प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ये तमाम जो चीजें हैं ये आती हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। यानी कि ब्रेड मेकिंग से लेके अल्कोहल की फर्मेंटेशन तक, घर में योगर्ट का बनाना, चीज का बनाना, ये तमाम चीजें जो होती हैं ये उसमें शामिल हैं, बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। देन मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? यानी कि जीन्स के साथ इंजीनियरिंग करना, किसी एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन रद्दो बदल। मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट का जो वर्ड निकला है वो निकला है कंबाइन से, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिसके अंदर हम दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए आपस में मिला देते हैं और मिलाने के बाद एक हमारे पास नया डीएनए बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज दोनों का मिक्सचर होंगी। इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग वन और मोर जीन फ्रॉम अ लोकेशन इन वन ऑर्गेनिज्म एंड आइदर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो सी है वो हम एक ऑर्गेनिज्म में जीन्स डालते हैं। वो जीन्स हम किसी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से भी ले सकते हैं। यानी कि हम पे डिपेंड करता है कि हम उस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी एबिलिटीज ऐड करने जा रहे हैं। ट्रांसफरिंग देम टू ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या है कि हम कहीं से जीन्स लें, हम किसी सोर्स से जीन सेलेक्ट करें और उस सोर्स के जो जीन है वो उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दें।
पुटिंग देम बैक इनटू द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए, उसके डिफरेंट पैटर्न्स बनाए, उसमें नए नए जीन्स डालें, उसमें नई नई एबिलिटीज पैदा करके उस जीन को हम दोबारा से सोर्स में इम्प्लांट कर सकते हैं। दोबारा से सोर्स में डालेंगे, अब इस सोर्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं क्योंकि हमने पहले से जीन लिए, अब इसके जीन्स को चेंज किया और उसमें दोबारा डाल दिया, तो इसको हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली इनहेंस्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। देन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैसा हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में देखा, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिकल में है। ना सिर्फ ये बीमारियों के डायग्नोसिस में, तशखीस में काम करती है, बल्कि मेडिसिन में, थेरापेटिक में और वैक्सीन वगैरह में भी इसका रोल है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हमारे प्लांट्स की हेल्थ को इंप्रूव करने में काम आती है, हमारे फार्म्स की, खेतों की एफिशिएंसी बढ़ाती है, और इसके साथ फूड प्रोसेसिंग, हमारी खुराक जो है बहुत सी ज्यादा हो जाती है। बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक की वजह से हम खुराक को प्रिजर्व करते हैं, फूड प्रोसेस वगैरह कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंट के अंदर बायोटेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया है। अब आजकल हम अपने माहौल की जो पोल्यूशन है, हमारे माहौल के जो मसाइल हैं, उनको हम बायोलॉजिकल मेथड से सोल्व करते हैं, जो हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, जिसे हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं। तो इस तरह से हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे काबू पा सकते हैं। द नेक्स्ट बेनिफिट इज इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रीज के अंदर लिविंग सिस्टम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को इस्तेमाल करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ज्यादा स्कोपफुल फील्ड आती है हमारे पास। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज में बिला झिझक और बिला धड़क केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि आज की इंडस्ट्री केमिकल्स पे बेस करती है, तो ये कहना बेजार नहीं होगा, लेकिन ये वक्त आने वाला है कि हम इस केमिकल प्रोसीजर्स को स्विच कर देंगे विद द बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स। वो कैसे? आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके अंदर हमने लिविंग चीजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल नहीं भी किया तो हम वहां पे लिविंग थिंग्स से रिलेटेड कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, हमारे पास एक कॉमन सी सर्फ है और उस सर्फ के अंदर हमें नीले और जो लाल ज़रात नजर आते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसे लिया गया है कि हम उसमें कुछ एंजाइम्स डाल दें, क्योंकि हमारे कपड़ों में लिपिड्स वगैरह, ऑयल्स वगैरह के दाग पड़े होते हैं, तो ये एंजाइम लाइपेज वगैरह ये उन ऑयल्स को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं और हमारे कपड़ों को साफ कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ आइडियाज, कुछ टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि क्यों ना हम लिविंग प्रोडक्ट्स को यूज करें फॉर आवर इंडस्ट्रीज। एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं कि हमारी जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन कॉज करने वाला एक जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली लेदर इंडस्ट्री है। टेनरीज से उठने वाली स्मेल, टेनरीज से निकलने वाला पानी, ये बहुत से प्रॉब्लम्स कॉज करता है क्योंकि इसमें बहुत से खतरनाक केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं खालों की वॉशिंग के लिए, तो फॉर द वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पजेज ऑफ हाइड। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम केमिकल्स को छोड़ के हम कुछ ऐसे हार्मोन्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स अप्लाई करते हैं हाइड्स के ऊपर जो उनकी क्लीनिंग कर देते हैं और उनके ऊपर से हेयर रिमूवल इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से हम इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को भी बहुत ज्यादा करने जा रहे हैं कि हम क्यों ना इंडस्ट्रीज को बायोलॉजिकल मेथड्स पे चूज करें। नेक्स्ट इज द फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी। फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी ये हमें हॉस्पिटल्स के अंदर इसका मिलता है कि पोस्टमार्टम वगैरह और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो फोरेंसिक से मिलती हैं। तो फोरेंसिक के अंदर पेटर्निटी टेस्ट में किसी एक ऑर्गेनिज्म का पता चलाना कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका सिलसिला नसब क्या है, शजरा नस्ब क्या है, तो ये पेटर्निटी टेस्ट में बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। हम बहुत से एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं मर्डर साइट्स पे, और इस तरह की जो हालात होते हैं, चोरी चकारी, बॉम्ब ब्लास्ट के केस के बाद हम डीएनए टेस्ट करवा रहे होते हैं। डेट ऑल बिलोंग टू द बायोटेक्नोलॉजी। तो सिंथेटिक इंसुलिन, सबसे पहली जो प्रोडक्ट आती है हमारे पास वो आती है जी इंसुलिन की फॉर्म में। इंसुलिन एक ऐसी सिंथेटिक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में बनती है, लेकिन शुगर के पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली इसको बना नहीं पाते, तो उनके लिए ये इंसुलिन की प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी की आमद से पहले जो इंसुलिन थी इसको हम हासिल करते थे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ब्लड लिया जाता था, उनके ब्लड के अंदर इंसुलिन निकाली जाती थी और उस इंसुलिन को हम शुगर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये मेथड बड़ा अजीब सा मेथड था, ये मेथड बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है क्योंकि थोड़ी सी इंसुलिन के लिए आपको बहुत ज्यादा खून लेना पड़ता था, बहुत ज्यादा ब्लड रिक्वायर्ड था, और इसके अलावा उस ब्लड के अंदर बहुत से वायरसेस वगैरह भी हो सकते थे जो कि वजह बनते थे बीमारियों की और डिफरेंट तरह के मसाइल के ट्रांसफर होने की। फिर साइंटिस्ट ने पता चलाया कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम अगर जीन्स डाल देते हैं बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन वाले, तो वो बैक्टीरिया भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरह से हम आज की सिंथेटिक जो है हमारे पास इंसुलिन वो हम तैयार कर पा रहे हैं, तो जो कि बायोटेक्नोलॉजी की सबसे पहली प्रोडक्ट थी। नेक्स्ट इज द जीन क्लोनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं और बैक्टीरिया को इस्तेमाल करने के बाद हम उसकी आइडेंटिकल कॉपीज तैयार कर लेते हैं।
आइडेंटिकल कॉपी से मुराद यहाँ पे ये है कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर तमाम जीन्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करते हुए हम उस जैसी बहुत सी कॉपीज तैयार कर लें और इन कॉपी से डिफरेंट तरह का फायदा उठा लें। तो जो वर्ड हमारे पास आता है क्लोन का, कि क्लोन का मतलब है कॉपीज। जीन क्लोनिंग, हमारे पास एक जीन है, हम उसकी कॉपीज तैयार कर लें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। तो ये जीन क्लोनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करने के लिए और इसके अलावा डिफरेंट यूकैरियोट्स के जीनोम को स्टडी करने के लिए। जी, तो क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग का मतलब है कॉपीज तैयार करना, और वेक्टर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि किसी चीज को ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो इज आल्सो इन वेक्टर, क्योंकि वो बीमारी फैलाता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तक। तो हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर भी किसी तरह की एक चीज है। वेक्टर हम कहते हैं कैरियर को। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीन में एक वेक्टर नजर आ रहा है, दिस इज अ वेक्टर। हम इस वेक्टर के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि अपना जीन जो हमारी जरूरत का जीन है वो हम इसमें लगा देते हैं और फिर हम इस वेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। तो उसके साथ ही हमारा जो जीन है वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली ये टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियाज के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली प्लाज्मिड होते हैं, हम उसका प्लाज्मिड निकालते हैं, उसको थोड़ा सा कट करते हैं और कट करके इसके अंदर अपना सूटेबल जीन लगा देते हैं। अब जो ये बैक्टीरिया है ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर इसके अपने जीन्स के अलावा हमारे जीन्स भी जा चुके हैं जो कि हमारी रिक्वायर्ड या हमारी यूजफुल प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं कि दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो इसकी एग्जांपल हमें कैसे मिलती हैं? वायरस और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड जो हैं वो वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर की एग्जांपल हो सकते हैं। यानी कि हम वायरस को भी एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लाज्मिड्स को भी हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम उनके जरिए अपने जीन्स को ट्रांसफर कर सकें। इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं जीन थेरापी में। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जीन थेरापी क्या होती है, ट्रीटमेंट बाय जीन्स। नेक्स्ट इज क्लोनिंग वर्सेस पीसीआर। सबसे पहले तो हमने देखा क्लोनिंग क्या होती है, अब हम थोड़ा सा पीसीआर को देखते हैं। पीसीआर बेसिकली टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है जिसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज का नाम सुनकर आपको याद आ रहा है कि ये एक एंजाइम था जिसको हमने डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली ऐसा रिएक्शन है बेसिकली जिसके अंदर हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन वन आफ्टर वन हम पॉलीमराइजेशन किए ही जा रहे हैं। और इस चेन रिएक्शन के बाद, चेन इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन चलता ही चला जाएगा। और इसको पीसीआर क्यों कहा जाता है? पीसीआर आपने देखा क्यों कहा जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है? अगर हमारे पास एक कॉपी है सिर्फ जीन की, हम उस एक कॉपी को यूज करते हुए हम इसकी मिलियन कॉपीज तैयार कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पीसीआर का फंक्शन है। अब अगर हम क्लोनिंग और पीसीआर को कंपेयर करते हैं तो क्लोनिंग जो सी है वो एक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ जीन्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन दैट मेथड इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये एक नेचुरल मेथड है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से इसको एम्पलीफाई करते हैं, कॉपीज की तादाद में इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल और आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन पीसीआर एक बेसिकली मैकेनिकल प्रोसेस है। इसके अंदर हम मशीन्स को यूज करके हम एक जीन की कॉपी देते हैं और उस कॉपी के साथ उसकी रिक्वायर्ड जो चीजें हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं, उसमें प्राइमर्स हैं, वो ऐड कर देते हैं और इस पीसीआर रिएक्शन को चंद घंटों के लिए, 2 या 3 घंटों के लिए हम इसको रखते हैं और इन 2-3 घंटों के बाद हमारे जीन की मिलियंस कॉपीज हो चुकी होती हैं। तो पीसीआर एक मॉडर्न टेक्निक है जो कि बहुत कम टाइम में हमें बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर जीन्स की कॉपीज तैयार करके दे सकती है। क्लोनिंग का मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है और लेकिन पीसीआर का मेथड फास्ट मेथड है। लेकिन क्लोनिंग की जो एबिलिटी है, क्लोनिंग की जो रिलायबिलिटी है, वो पीसीआर से ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट जीन क्लोनिंग। अब यहाँ देख सकते हैं, हमने पीछे डिस्कस किया जीन क्लोनिंग क्या होती है। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे सोर्स सेल हैं, इन सेल्स के अंदर से हमने उनके जीन्स निकाल लिए और हमने इन रिक्वायर्ड जीन्स को ऐड कर दिया डिफरेंट वेक्टर्स के अंदर। आप देख सकते हैं हमारे पास एक वेक्टर था, उसमें हमने रेड जीन एंटर किया, इसमें हमने पर्पल जीन एंटर किया, इसमें हमने ग्रीन जीन एंटर किया। तो ये हमारे वेक्टर्स 4 हैं। इन वेक्टर्स को हम दोबारा से किसी सेल के अंदर डाल देंगे तो ये वो प्रॉपर्टीज जो हमारे सेल्स की थी वो प्रॉपर्टीज अब इन सेल्स के अंदर भी आ चुकी हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने किस तरह से इसके जीन इस समय ट्रांसफर किए हैं बाय यूजिंग वेक्टर्स। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन क्लोनिंग। हाउ टू गेट अ जीन। अब हमने ये तो देख लिया कि हम जीन्स को लेके ऐड कर सकते हैं किसी भी जगह से, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जीन्स लेते कहां से, आप जीन ले कहां से सकते हैं। तो जीन्स को लेने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक सा ये कि टू आइसोलेट इट फ्रॉम क्रोमोसोम। हमें पता है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन डीएनए मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद है। हम किसी एक ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा पार्ट ले लें तो इसे हम कहेंगे टू आइसोलेट इट फ्रॉम क्रोमोसोम। दूसरा है सिंथेसिस इज केमिकली। आप क्यों ना उसे केमिकली बना लें। फॉर एग्जाम्पल मुझे मालूम है कि मेरे जो जीन्स हैं उसका सीक्वेंस है CG
AAT, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ माय जीन। तो मैं क्यों ना आर्टिफिशियली ये न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर्स लूं और इन्हें कंबाइन करके एक ऐसा जीन बना लूं और उस जीन को मैं इंसर्ट कर दूं। तो ये भी एक पॉसिबल मेथड है कि हम क्यों ना केमिकली जीन्स को सिंथेसाइज कर लें। तीसरा मेथड है जी टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर RNA। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। आमतौर पर हम डीएनए को लेते हैं और डीएनए को कॉपी करवाते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे सेल्स के अंदर डीएनए से आरएनए बन रहा होता है। तो क्यों ना हम उस आरएनए को लें और उस आरएनए को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के तहत हम उसको डीएनए में कन्वर्ट करवा लें। हमने प्रोसेस पढ़ा था कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल करते हुए हम उसको कन्वर्ट कर दें इनटू दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो उसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस से हम जो जीन हासिल करेंगे उसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर क्लोनिंग पर्पसेज। तो इसमें स्टेज कौन सी इन्वॉल्व है? सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे कौन सा जीन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंसुलिन का जीन चाहिए तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ह्यूमन का इंसुलिन जीन कहाँ होता है और उसे कैसे निकालना है, उसकी क्या आइडेंटिटी है। इसके बाद हम उस जीन को निकालने के लिए उसे पहले कट करेंगे, क्योंकि ये जीन पूरे क्रोमोसोम में अटैच है। एक्सपोज मैं कहता हूं कि हमारा ये वाला जीन है, तो इसे कट करेंगे। अब कट करने के बाद ये नहीं कि हम यहाँ पे कोई सीजर या कोई ब्लेड लेके इसे कट करेंगे। हमें पता है कि हमारा सेल बहुत छोटा है, उसमें न्यूक्लियस उससे भी छोटा है, उसमें क्रोमोसोम तो वैसे ही देखे नहीं जा सकते और उसमें जीन्स तो देखना वैसे ही नामुमकिन है। तो हम कैसे इसे कट करेंगे? इसको कट करने के लिए हमारे पास कुछ वर्कर्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जिन्हें हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली कटिंग एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम हमारे डीएनए को कट कर देते हैं और आप इसे कट करने के बाद अपने रिक्वायर्ड इंसुलिन की अमाउंट हासिल कर लेते हैं और फिर इस इंसुलिन को हम अपनी रिक्वायर्ड जगह पे लगा भी सकते हैं। ऐसा आप देख रहे हैं हमने इसको किसी और जगह पे अटैच कर दिया। तो सेकंड स्टेप हमारा है जी कटिंग का। टू मेक डीएनए फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, ये हमने बात की कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जिसको यूज करते हुए हम आरएनए से मैसेंजर आरएनए से हम डीएनए तैयार कर सकते हैं। और जो डीएनए हमारे पास बनेगा इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, बिकॉज ये डीएनए सेम टू सेम उसी आरएनए की कॉपी है, उस आरएनए की सीक्वेंस का अल्टरनेटिव है जिसको हमने यूज किया था, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो देखिए ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के साथ ये डीएनए स्ट्रैंड तैयार हो रहा है और हमारे पास मैसेंजर आरएनए से एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार हो गया। इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो डीएनए हमें मिला है इसे हम कहते हैं सीडीएनए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो ये हमारे पास आरएनए टेम्पलेट से एक डीएनए तैयार हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स यानी कि ऐसे एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्हें हम कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे एंजाइम हैं जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है, यानी कि ये कैंचियां हैं, मॉलिक्यूल्स की कैंचियां हैं, ये उन्हें काटने का काम कर सकती हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स दैट कट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, एक खास पॉइंट के ऊपर इन एंजाइम्स की मदद से हम मॉलिक्यूल्स को काट सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काट सकते हैं, इसलिए हम इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेसिकली पाए कहां जाते हैं? नेचुरली दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, दे आर प्रोकैरियोट्स। नेचुरली ये उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। उनमें क्यों पाए जाते हैं? बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर जब वायरस अटैक करता है तो वायरस अपना डीएनए उसमें डालता है, तो बैक्टीरिया उसके डीएनए को खत्म करने के लिए, इसके डीएनए को काटने के लिए, तोड़ने फोड़ने के लिए एंजाइम यूज करती है। तो हम वहीं से ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकालते हैं और इनको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डीएनए की मैनिपुलेशन के लिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बहुत ज्यादा अहम टूल समझे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स है वो इसको काट के अपना काम करके वापस आ रहा है। इन एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया था 1970 में। हैमिल्टन और स्मिथ ने इसको फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया से निकाला था। ऐसे 400 एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया से निकाले जा चुके हैं, लेकिन हम उनमें से 20 का इस्तेमाल जो है वो बड़ा कॉमनली कर रहे होते हैं। तो बायोलॉजिकल रोल्स इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का बायोलॉजिकल रोल क्या है? आपको मैंने बताया कि ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेजिस से बचने के लिए, उसके डीएनए के इफेक्ट को खत्म करने के लिए इनको इस्तेमाल करता है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद लेट्स सपोज अगर ये एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर एक वायरस लैंड कर रहा है और इस वायरस के लैंड करने से इसके अंदर एक जीन जा रहा है। अब ये जीन बैक्टीरिया में आ गया और ये जीन उसको खराब करेगा, जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में। तो बैक्टीरिया इन एंजाइम की मदद से वायरस के इस जीन को कट कर देता है इनटू डिफरेंट पीसेज और ये डीएनए किसी काम का नहीं रहता। इस तरह से वो वायरस अपना काम नहीं कर पाता और बैक्टीरिया उस वायरस के डैमेजिंग एस्पेक्ट से बच जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इस तरह से ये रेप्लिकेशन साइट के ऊपर क्लेवेज करता है और उसको तोड़ फोड़ के हमें एक प्रॉपर साइट प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? बेसिकली ऐसा सीक्वेंस है जो कि हम अगर स्टार्ट से देखें या रिवर्स से देखें तो बिल्कुल सेम होता है। इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इसको हम कहते हैं जी मिरर लाइक पैलिंड्रोम, यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस जो कि मिरर सीक्वेंस है। अगर हम इसको यहां से देखें, लेट्स सपोज GAATT,
तो ये जो GAATT इसको हमने यहां से रिवर्स किया तो भी इसकी डायरेक्शन सेम एग्जैक्टली वही है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम्स, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का यहाँ जिक्र इसलिए किया जा रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो डीएनए को काटते हैं तो वो इसी पैलिंड्रोमिक साइट से काटते हैं। यानी कि बात करने का मतलब ये है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एंजाइम कोई भी काम अजीब तरीके से नहीं करता, वो हर काम स्पेसिफिक तरीके से करता है। तो हर साइट के लिए एंजाइम्स भी स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि यहां से कट करेगा और हम कहेंगे कि ये इस साइट का स्पेसिफिक एंजाइम है। इकोआर्बन एक कॉमनली पाया जाने वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और इसको हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं और इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब ये इकोआर्बन किसी चीज को काटता है तो वहां पे एक गैप बन जाता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप बन गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, काटने के बाद यहाँ पे स्टिकी एंड्स बनते हैं, यानी कि ये ऐसे स्टिकी एंड्स हैं जिनके साथ हम आगे फ्यूचर में कोई जीन्स यहाँ पे लगवा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड। तो ये स्टिकी एंड ना सिर्फ इसको अच्छे तरीके से काटने में मदद करता है बल्कि काटने के बाद वहां पे नई जीन्स के इंसर्ट करने की जगह भी बरकरार रखता है। नेक्स्ट इज वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर हमने बात की थी कि ऐसे कैरियर्स हैं जो कि डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए को टेस्ट ट्यूब से हम सेल्स में पहुंचाने का काम भी इनसे ले सकते हैं। वेक्टर्स को क्या क्या होते हैं वेक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं जी वेक्टर्स को बैक्टीरियल प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है जो कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल को हम प्लाज्मिड कहते हैं और इस प्लाज्मिड को हम वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पीछे बात की थी कि हम अपना जीन निकालते हैं और उस जीन को हम प्लाज्मिड के अंदर ऐड कर देते हैं, फिर उस प्लाज्मिड को हम एक ऑर्गेनिज्म में डालते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जीन ट्रांसफर हो चुका है। तो इसको हम कहते हैं कि जी बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है ये वेक्टर की टाइप है। नेक्स्ट नंबर 2 इज द वायरस। वायरसेस को भी इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता है कि वायरस के पास एक नेचुरल एबिलिटी है कि वायरस अपने जीन को किसी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकता है। तो हम वायरस की इसी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने जीन्स को वायरस के अंदर डाल देते हैं और फिर इस वायरस को हम बैक्टीरिया के ऊपर अटैक के लिए छोड़ देते हैं। और बैक्टीरिया की और वायरस की नेचर ये है कि वायरस अपना जीन बैक्टीरिया के अंदर डालता है या सेल्स के अंदर डालता है। तो जब वो अपना जीन सेल्स के अंदर डालेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जीन भी सेल के अंदर पहुंचा देगा, यानी कि हमने वेक्टर वाला काम वायरसेस से भी ले लिया। तो हमने देखा कि वेक्टर के तौर पे हम दो चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 1 बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड नंबर 2 इज द वायरस। तो एग्जाम्पल हमारे पास आ गई है जी ई कोलाई, जिसको हम एरिस्टिया कोलाई भी कहते हैं। ये पहला ऑर्गेनिज्म था जिसको डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडिफाई किया गया, जिसके अंदर हमने जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जिसके ऊपर ये हमने काम किया। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मिड्स ऐसे क्रोमोसोम के ही बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके आने में काम करते हैं। नेचुरली क्या करते हैं? नेचुरली इनका काम है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। बैक्टीरिया के अंदर अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी हुई है कि उनके पास ये प्लाज्मिड्स मौजूद हैं और वो इन प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर रेसिस्टेंस पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि बैक्टीरिया वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। डॉक्टर ने आपको एक दफा एक मेडिसिन दी है, आप इससे ठीक हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप शायद उस मेडिसिन से ठीक ना हो पाए क्योंकि आपकी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया उस मेडिसिन के खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और फर्टिलिटी के लिए जो जीन्स यूज होते हैं वो बेसिकली प्लाज्मिड ही होते हैं। कुछ प्लाज्मिड की टाइप आपके सामने है। PSC101 ये एक प्लाज्मिड है जो कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस के खिलाफ अपने अंदर जीन्स कंटेन करता है। एक और प्लाज्मिड है PBR। इसका काम ये क्या है? ये टेट्रासाइक्लिन और साथ में ही पेनिसिलिन के भी खिलाफ अपने अंदर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम जीन को इंसर्ट करते हैं, टेट्रासाइक्लिन वगैरह के अंदर हम जीन को इंसर्ट करते हैं PBR322 को, जो कि बैक्टीरियल कॉलोनीज की सिलेक्शन को हमें मदद देता है। यानी कि हम किसी बैक्टीरिया के अंदर अगर ये जीन्स ऐड कर दें तो हम उन बैक्टीरिया को एक खास कॉलोनी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, खास कॉलोनी से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैंने आपको पहले बताया कि रिकॉम्बिनेंट का वर्ड जो निकला है वो रिकॉम्बाइंड से निकला है, यानी कि अगर हम दो डीएनए को मिक्स कर दें तो उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो फर्स्ट डीएनए रिकॉम्बाइंड किया गया था वो इंसुलिन का डीएनए था। हमने ह्यूमन की इंसुलिन के जीन निकाले थे और उन्हें बैक्टीरिया के जीन के अंदर इंसर्ट कर दिया था। तो ये भी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम जीन को कट करते हैं, ह्यूमन के जीन को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करते हैं, फिर इस डीएनए को हम प्लेस करते हैं एक वेक्टर के अंदर, जैसा कि प्लाज्मिड या कोई एक वायरस या कोई एंजाइम, और इस एंजाइम को इस प्लाज्मिड को हम पहुंचा देते हैं एक दूसरे डीएनए के अंदर, जहां पे एक एंजाइम डीएनए लाइगेज होता है। इस डीएनए लाइगेज का काम क्या है? ये ग्लू का काम करता है। इट वर्क एज अ ग्लू और एन एल्फी। ये उन दोनों डीएनए को आपस में जोड़ देता है, उन्हें सील कर देता है और इस तरह से हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है जो कि इंसुलिन का डीएनए है।
फिर ये प्लाज्मिड जो हमारे पास रेडी हो गया, इस प्लाज्मिड को हम किसी और बैक्टीरिया के सेल के अंदर ऐड करेंगे और फिर वो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और हमारे इस प्लाज्मिड की भी कॉपीज तैयार करता रहेगा। हम कहेंगे कि हमारे एक जीन की बहुत सी कॉपीज तैयार हो गई हैं। और सम टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, हमारा जो जीन बैक्टीरिया के सेल के अंदर गया है वो सीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है। एक्सप्रेस का मुराद ये है कि वो जीन अपनी कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करना शुरू कर देता है, जैसा कि इंसुलिन के जीन ने इंसुलिन की तैयारी शुरू कर दी और हमने उन बैक्टीरिया के इंसुलिन को एंड पे कलेक्ट कर लिया। तो ये टेक्नोलॉजी जो हमसे पॉसिबल हुई है ये जेनेटिक कोड की वजह से हुई है, बिकॉज जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल। वही कोड जैसे कि यूएजी है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, ये यूएजी बैक्टीरिया में भी पाया जाता है और ह्यूमन बीइंग में भी पाया जाता है। तो ये जेनेटिक कोड यूनिवर्सल हैं, ये वही जेनेटिक कोड जो ह्यूमन में है वही ये कोड करते हैं बैक्टीरिया में भी। तो इस तरह से हम एक बैक्टीरिया के अंदर से भी ह्यूमन की प्रोडक्ट्स तैयार करवा सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे आपको एक डायग्रामेटिक व्यू दिया गया है कि एक ह्यूमन सेल है, इस ह्यूमन सेल में से हम एक जीन निकाल रहे हैं, वो जीन इंसुलिन का, हमने क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम का एक पोर्शन हमने कट कर लिया, ये पोर्शन इंसुलिन का जीन है। दूसरी तरफ हमने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकाला है, उसके प्लाज्मिड से हमने उसको कट किया और अपने जीन को उसके अंदर इंसर्ट करके हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ तैयार हो चुका। इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने बैक्टीरिया में डाला, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और इसके डिवाइड करते ही हमारा प्लाज्मिड की भी कॉपीज हर डीएनए में पहुंच जाएंगी, हर बैक्टीरिया में पहुंच जाएंगी और फिर ये जो डीएनए या जीन है ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। ये प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद वहां पे बहुत सी इंसुलिन प्रोटीन तैयार करेगा। तो ये हमारे पास एक डायग्रामेटिक व्यू है बैक्टीरिया का। एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो एक्सप्रेशन कैसे करवाते हैं? हम कहते हैं जी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है इसको हम बैक्टीरिया में कैसे पहुंचाते हैं? इसको पहुंचाने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड की मदद देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड बेसिकली एक साल्ट है, इसके साथ हम कैल्शियम कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड भी इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड बेसिकली एक क्रिस्टल है जिसकी निडल लाइक शेप होती है। हम सिलिकॉन कार्बाइड और बैक्टीरिया के सोल्यूशन को लेते हैं, उसके अंदर हम अपने जीन भी डाल देते हैं और उसे हम अच्छी तरह से शेक करते हैं, उसे हम अच्छी तरह से हिलाते हैं। उनके हिलाने से क्या होता है कि उस सेल के अंदर पोर्स हो जाते हैं, दैट सेल बिकम मोर परमिएबल और उस डीएनए को या उस वेक्टर को सेल के अंदर पहुंचने की इजाजत मिल जाती है। तो एक दफा वो डीएनए अंदर पहुंच गया तो फिर वो बैक्टीरिया उसकी कोड करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा, उसका आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। तो इस प्रोटीन बनने के अमल को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। यानी कि जो जीन हमने डाले हैं वो पहले आरएनए बने, फिर वो प्रोटीन बने और हमारे पास कोई चीज सामने, कोई रिजल्ट सामने आए, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो बिसाइड्स प्लाज्मिड डीएनए ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस आर आल्सो यूज्ड। हम प्लाज्मिड के अलावा बैक्टीरियल वायरसेस यानी कि जिन्हें हम फेज कहते हैं, लैम्डा फेज कहते हैं, उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक बैक्टीरिया था, उसका हमने प्लाज्मिड निकाला, उसमें एक जीन इंसर्ट किया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया और फिर ये होस्ट सेल में वापस चला गया तो उसकी कॉपी तैयार होना शुरू हो गई है। इसी तरह से पीछे हमने इस्तेमाल किया था एक ह्यूमन प्लाज्मिड का, वेक्टर का। यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक वायरस का। हमने एक वायरस लिया, वायरस का डीएनए निकाला और उसके डीएनए के अंदर अपना डीएनए भी डाल दिया। अब इसका डीएनए जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये डीएनए हम वापस वायरस में डालेंगे और इस वायरस को हम बैक्टीरिया पे छोड़ देंगे कि तुम वहां आगे बीमारी फैलाओ। तो जब वायरस अपना डीएनए उसके अंदर भेजता है तो साथ में हमारा जो डीएनए का पोर्शन है वो भी अंदर चला जाता है। तो इस तरह से हम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट जीनोमिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से मुराद हमें पता है, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह कहते हैं जहां पे बहुत सी चीजों की कलेक्शन होती है, बहुत सी बुक्स, बहुत सा नॉलेज वहां पे कंपाइल किया हुआ होता है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी, अगर हम जीन्स को या जीनोम्स को कलेक्ट कर लें और एक बहुत बड़ा हम जखीरा इकट्ठा कर लें तो इसको हम जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियोफेजिस क्लोन। हमने बहुत से बैक्टीरियाज को और बैक्टीरिया के वायरसेस के क्लोन्स हमने कलेक्ट किए हुए हैं और उनको कलेक्शन रखी हुई है। हम क्या करते हैं, हम एक पार्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का लेते हैं सोर्स से और इस सेगमेंट को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं किसी एक और सेल में। द एंटायर कलेक्शन कंटेन ऑल जीन्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। कलेक्शन से मुराद ये कि उस कलेक्शन के अंदर उस ऑर्गेनिज्म के तमाम जीन्स शामिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर 1000 जीन्स मौजूद है, तो अगर हम जीनोमिक लाइब्रेरी बना रहे हैं तो हम उस ह्यूमन के 1000 जीन को बैक्टीरियल फॉर्म में, क्लोन की फॉर्म में प्रिजर्व करेंगे, इसको हम कहेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी। इसी तरह से आपको दिखाया जा रहा है एक प्लाज्मिड लाइब्रेरी है जिसमें बहुत से प्लाज्मिड इकट्ठे किए गए हैं। इसी तरह से फेज लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत से वायरसेस को हमने कलेक्ट किया हुआ है, कलेक्शन बनाई हुई है। नेक्स्ट इज अ प्रोब। अब प्रोब को भी हम इसी तरह समझेंगे जैसा कि एक लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक कैटलॉग होता है जिसकी मदद से हम किसी क्लोन को सर्च कर सकते हैं। तो जब हमारे पास बहुत सी जीन्स के बहुत से क्लोन्स हैं, हमारे पास एक पूरी कलेक्शन है, तो इसमें से हमारा इंटरेस्ट का जो क्लोन है उसको ढूंढना एक मुश्किल काम है। तो उसको सर्च करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोब। प्रोब क्या है? प्रोब एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि हमारे
सर्टेन पीस ऑफ डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज हो जाता है, पेयर अप कर लेता है, कॉम्बिनेशन बना लेता है। यानी कि प्रोब एक ऐसी चीज है, एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ सीक्वेंस है जो कि डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज हो जाता है, पेयर अप हो जाता है। और ये प्रोब जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये रेडियोएक्टिव होता है या फिर ये फ्लोरिसेंट होता है। यानी कि रेडियोएक्टिविटी से मुराद ये है कि हम इसे किसी भी जगह पे डिटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये रेडिएशंस एमिट कर रहा होगा। फ्लोरिसेंट भी ऐसी चीज को कहते हैं जो कि लाइट एमिट करती है। तो चूंकि ये प्रोब रेडियोएक्टिव है, अपनी पहचान करवा देने वाला है, हमें पता चल जाएगा ये प्रोब कहाँ मौजूद है। तो और ये प्रोब हमारे जीन के साथ अटैच है, तो प्रोब की मदद से हम अपने जीन को किसी भी जगह पे सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो ये बेसिकली जीनोमिक लाइब्रेरी में प्रोब का फंक्शन है कि हम एक अपनी मुकम्मल कलेक्शन में से अगर हम कोई जीन सर्च करना चाहें तो हम प्रोब की मदद से सर्च कर सकते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बहुत से क्लोन्स हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसके ऊपर रेडियोएक्टिव प्रोब ऐड करते हैं। ये प्रोब हमारे स्पेसिफिक डीएनए के साथ बाइंड करेगा। ये प्रोब हर डीएनए के साथ बाइंड नहीं करेगा, स्पेसिफिक डीएनए के साथ बाइंड करेगा और वो स्पेसिफिक डीएनए फिर हमें यहाँ पे लोकेट हो जाएंगे और हम उन्हें ग्रो करवा के सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमने पहले बात की पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम पीसीआर भी कहते हैं, एक टेक्निक है जिसको हम डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सेल के बाहर ही हम चीजों को जल्दी से रेप्लिकेट करवा लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि सीक्वेंस की कॉपी तैयार करने के काम आता है। हम इसमें एक प्राइमर डालते हैं। प्राइमर क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। हम एक सिंगल स्ट्रैंड का इसमें प्राइमर डालते हैं, इसमें कुछ एंजाइम्स डालते हैं। फॉर एग्जांपल टैग पॉलीमरेज एंजाइम है। टैग पॉलीमरेज का जो नाम है वो एक बैक्टीरिया से लिया गया है। बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये गर्म पानी में रहने वाला एक बैक्टीरिया है। हम उसमें से ये एंजाइम हासिल करते हैं, हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म कंडीशन में रहने वाला। तो इस एंजाइम की प्रॉपर्टी ये है कि ये हीट टॉलरेंट है, ये गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि पीसीआर के अंदर हमने मशीन्स का इस्तेमाल करना है और इस मशीन के अंदर कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे चलते हैं, तो आम जो एंजाइम है वो आपके हाई टेम्परेचर पे डीजेनरेट हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। तो ये हमने एक ऐसा एंजाइम ढूंढा है टैग पॉलीमरेज जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से लिया गया है, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है और हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को स्टेबल रख सकता है। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एक बेसिक मैकेनिज्म है। पीसीआर काम कैसे करता है सबसे पहले तो समझ लें। पीसीआर के कुछ डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर बहुत हाई किया रहता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस टेम्परेचर पे आके जो डीएनए है वो डीनेचर हो रहा है। डीनेचर से मुराद ये कि हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो खुल के सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो रहा था। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इसे हम कहते हैं डीएनए डीनेचरेशन। इसके बाद जो प्राइमर्स हैं हमारे, दिस प्राइमर्स अटैच टू द सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में है। यानी कि ये स्ट्रैंड हमारे खुल गए हैं, यहाँ पे ये स्ट्रैंड्स हमारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं और इन स्ट्रैंड्स के साथ अब हमारा यहाँ पे आगे कोई ना कोई प्राइमर अटैच होता है। ये प्राइमर जो है ये 55 to 60 के टेम्परेचर पे आके अटैच होगा। इसके बाद हम टेम्परेचर को दोबारा इंक्रीज कर देंगे 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये जो प्राइमर है इसके साथ एंजाइम लगेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम, और ये इस डीएनए के स्ट्रैंड को डबल करना शुरू कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कैसे एक सिंगल स्ट्रैंड था हमारे पास और वो डबल स्टैंड में कन्वर्ट होता था। सेम यहाँ पे भी होगा, एक सिंगल स्टैंड था वो दो स्टैंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसे हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन, यानी कि एक जीन की दो कॉपी तैयार करना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से भी ये काम बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। तो इस तरह से हम चेंज करके टेम्परेचर को और एंजाइम के काम यूज करते हुए, एंजाइम की एक्टिविटी को यूज करते हुए हम इसकी बहुत सी कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको डायग्राम में दिखाया जाता है पीसीआर कैसे काम करता है। एक डबल स्टैंड आपके पास डीएनए है, इस डबल स्टैंड को हमने हीट किया तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। फिर इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ प्राइमर बाइंड कर रहे हैं और ये प्राइमर जब एलोंगेशन करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो हमारे पास अगेन दो जो स्टैंड है वो डीएनए के आ जाते हैं। अब डीएनए तो हमारे पास एम्पलीफाई होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक जीन लिया और उस जीन को हमने एम्पलीफाई किया तो वो जीन हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में आ तो गया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग डीएनए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वो डीएनए जो है वो कॉपी हो चुका है, उसकी बहुत सी कॉपी तैयार हो चुकी हैं, हम उसे आम आंख से नहीं देख सकते। तो उस जीन को देखने के लिए कि वो कॉपी हुआ है या नहीं हुआ, जीन्स कैसे हैं, कहाँ मौजूद है, उनका साइज क्या है, तो ये तमाम चीजें देखने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करने से हम जीन्स को सेपरेट कर लेते हैं और जीन्स को सेपरेट करने के बाद हम उन्हें विजुलाइज कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि हमने एक सेल लिया, उस सेल के अंदर से डीएनए निकाला, डीएनए का एक खास जीन का पोर्शन कट किया। अब इस जीन को हमने जेल पे रन करना है, यानी कि ये एक ऐसी जेल होती है जिसके ऊपर हम जीन को लोड कर देते हैं और इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देने की वजह से वो, क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हम जानते हैं कि डीएनए के ऊपर फॉस्फोरस ग्रुप्स अटैच है, नेगेटिवली चार्ज,
तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डीएनए है पॉजिटिव की तरफ मूव करता है और इसी दौरान सेपरेट हो जाता है और हमारे पास बैंड्स आते हैं। तो ये जो डिफरेंट बैंड्स हमारे सामने आ रहे हैं, इन बैंड्स को हम कंपेयर कर लेते हैं और दो चीजों को हम कंपेयर कर लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक मुजरिम है, इसने जुर्म किया है और एक हमें वो शख्स है जिसमें शक है। हम देखना चाहते हैं कि क्या वही शख्स है जिसने ये जुर्म किया है। हम उन दोनों का डीएनए निकालेंगे और उनके डीएनए को मैच करेंगे। अगर उनका डीएनए मैच होता है तो हम कह देंगे कि ये यही है। आजकल हम देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हमें देखा जाता है कि सैंपल्स डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं, यानी कि हमलावर का पता चलाने के लिए हम उसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। तो बेसिकली डीएनए टेस्ट यहीं से बिलोंग करता है। हम ऐसे शख्स का डीएनए एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी जीन्स मौजूद हैं और वो जीन्स किससे मैच कर रही हैं, ताकि हम पता चला सकें कि किस फैमिली से, किस बैकग्राउंड से ये ताल्लुक रखता है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग का वर्ड इसे यूज किया जाता है कि फिंगरप्रिंट, जैसे कि हम फिंगरप्रिंट्स को यूज करते हैं आइडेंटिटी के लिए, अंगूठा लगाते हैं, हर शख्स के फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से डीएनए का जो सीक्वेंस है वो भी हर शख्स का डिफरेंट होता है और इस डिफरेंट डीएनए के सीक्वेंस की वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट लोगों को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है उसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डीएनए को कट कर लेते हैं रिसेक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए। फिर हम उस एंजाइम की मदद से कट किए हुए डीएनए के हम स्पेसिफिक सीक्वेंस देखते हैं, उनके हम बेस सीक्वेंस देखते हैं और ये जो सीक्वेंस है फिर ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं कि इसकी फिंगरप्रिंटिंग कैसी है। नेक्स्ट इज रिसेक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी एक टेक्निक है, रिसेक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये बेसिकली आरएफएलपी पे कराती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने डीएनए को रिसेक्शन एंजाइम की मदद से फ्रेगमेंट्स में कट कर लेते हैं और फिर इस फ्रेगमेंट्स की साइजेस की बुनियाद पे हम इसका सीक्वेंस देखते हैं जो कि कटा है और इस सीक्वेंस की मदद से हम डिफरेंट चीजों को यहाँ पे बाइंड भी करवा सकते हैं स्टिकी एंड्स पे और बाइंड करने के साथ साथ हम इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो रिसेक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म भी बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्निक है जिसके अंदर हम डिफरेंट साइजेस के फ्रेगमेंट्स कट करते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को फिर साथ जोड़ के हम इसको डिफरेंट तरह से एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको दिखाया जा रहा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का हमने जिक्र किया था। ये वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम जीन्स को सेपरेट करते हैं। जो जेल है वो एक खास शुगर की बनी हुई है जिसका नाम है एगरोज। एगरोज एक जेली लाइक शुगर है जिसके ऊपर जो कि सी वीड से, समुद्री जड़ी बूटियों से हासिल की जाती है और हमारे डीएनए के जो फ्रेगमेंट है वो इसके ऊपर मूव करते हैं। आप देख सकते हैं हमने डिफरेंट साइजेस के जो डीएनए है यहाँ पे लोड कर दिए हैं, हमने इन डब्बियों के अंदर डाल दिए हैं। ये बेसिकली लेडर होता है, यहाँ पे वेल होते हैं, वहां पे लोड कर दिए हैं। फिर हम इसे करंट देते हैं, चूंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, डीएनए फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू करता है और मूव करने के दौरान जो बड़े हैं वो स्लो मूव करते हैं, जो छोटे हैं वो फास्ट मूव कर जाते हैं। तो उस बुनियाद पे हम अपने जीन्स को सेपरेट कर लेते हैं और हमारे पास एक खास किस्म की एक पैटर्न आ जाता है, एक बैंड्स आ जाते हैं। उन बैंड्स की मदद से हम डीएनए को एनालाइज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है डिफरेंट बैंड्स आए हुए हैं। इन बैंड्स की मदद से हम इसको कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे हैं कि हमारी ये तमाम जीन्स जो से हैं ये इस लेवल पे आ रहे हैं। तो हमने कंपेयर कर लिया एक स्टैंडर्ड के साथ अपने अननोन जीन को। इस टेक्निक को हम कहते हैं जीन डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बेसिकली इसको हम कैसे देखते हैं, जीन्स को हम देख नहीं सकते लेकिन हमने इस जेल के ऊपर एक खास रेडिएक्टिव मटेरियल डाला होता है। वो रेडिएक्टिव मटेरियल हमें ग्लो करके बता देता है। या इसके अलावा हम एक और चीज यूज करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को हम इस्तेमाल करते हैं। हम इसको यूवी में भी देखते हैं जो यूवी में फ्लोरेसेंस शो करता है। तो इस तरह से ये रोशनी हमें बताती है कि यहाँ पे हमारे जीन्स मौजूद हैं और उन जीन्स का साइज क्या है वो भी हमें यहाँ से पता चल जाता है। तो ये एक फोटोग्राफिक कॉपी है डीएनए बैंड्स की जो कि आपको दिखाई जा रही है। द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज आप देख सकते हैं। ये जेल है, इस जेल को हमने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में हम देख रहे हैं तो हमें चमकदार किस्म के बैंड नजर आ रहे हैं और इन बैंड्स का साइज देख के, इन बैंड्स की पोजीशन देख के हम पता चला सकते हैं कि हमारे जीन्स कौन से हैं और वो कहां से बिलोंग करते हैं। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल हम इस पे बहुत रिलाई कर रहे हैं। इवन कोर्ट्स जो हैं वो भी इसके रिजल्ट्स को मानना शुरू कर दिए हैं। हम पेरेंटिडी के बच्चा किस वालिदैन का है इसको हम जगहों को सोल्व कर सकते हैं। हम बहुत से इनहेरिटेड मसाइल को सोल्व कर सकते हैं, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स को सोल्व कर सकते हैं, हम इनहेरिटेड बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एविडेंस, सबूत, फॉर एग्जाम्पल एक जगह चोरी हुई है और वहां पे चोर का खून गिर गया है, आप खून में से डीएनए निकालेंगे और डीएनए को चेक करते हुए आप मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, किसी शख्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम उसके ब्लड की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी है, प्रैक्टिस एक्टिविटी है। हमारे पास क्राइम सीन से कुछ ब्लड का सैंपल मिला, हमने जब उसका डीएनए निकाला तो हमारे पास डीएनए के ये वाले फ्रेगमेंट आते हैं और हमें 3 शख्स पे शक है कि इनमें से 3 ऐसे हैं जो ये चोरी कर सकते हैं। हमने पहले का डीएनए देखा और उसको कंपेयर किया तो हमें पता लगा डीएनए मैच नहीं करता, इसमें कुछ मसाइल आ रहे हैं, यहाँ से ये डीएनए मैच नहीं कर रहा। हमने एक और शख्स का डीएनए देखा और इसका डीएनए भी यहाँ मैच नहीं कर रहा, लेकिन जो सस्पेक्ट 2 है इसका डीएनए आप देखें तो ये एग्जैक्टली सेम है। हर
बैंड जो सा है वो पैरेलल है एक दूसरे के, यानी कि हर पोजीशन बैंड की सेम है। तो हमने कह दिया कि जो ये वाला है मुलजिम सस्पेक्टेड 2% है, एक्चुअली यही क्राइम सीन पे मौजूद था और इसी ने यही जुर्म किया है। तो इस तरह से हम अपने मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। पैटर्निटी टेस्ट फॉर एग्जांपल, अब ऐसा है कि एक मदर है और उसका एक चाइल्ड है, लेकिन अब हम कंफ्यूज हैं कि इनमें से इनका फादर कौन है। ये वाले मसाइल जो उनसे यूरोप में बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा आजादी है, इलीगल और अनटिमेट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स को कोई रोकथाम नहीं है। तो एक मदर कैसे पता चलाएगी कि उसका जो हस्बैंड है या उसका जो बच्चा है उसका बाप कौन है? इसको हम पैटर्निटी टेस्ट से फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली हम करते क्या है, हम इसमें मदर और फादर दोनों का डीएनए टेस्ट चेक करते हैं और चाइल्ड का भी चेक करते हैं। अब चाइल्ड का जो डीएनए है वो डेफिनेटली उसकी एक्चुअल मदर और उसके एक्चुअल फादर से ही मैच करेगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स से डीएनए आता है। तो चाइल्ड का डीएनए जब इन दोनों से मैच होगा, जिस पेरेंट से जिस फादर से इसका डीएनए मैच होगा, हम कहेंगे कि ये उसकी ऑफस्प्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और फादर थे, फादर 2 और फादर 1। इन दोनों में कंफ्यूजन थी कि इनमें से कौन है इस बच्चे का बाप। तो हमने उनका डीएनए टेस्ट करवाया तो हमें पता चला कि बच्चे का जो डीएनए है वो ज्यादातर मैच कर रहा है फादर नंबर 1 से। तो हमने कहा कि फादर 1 ही इसका एक्चुअली फादर है। तो इस तरह से हम पैटर्निटी टेस्ट करके भी पहचान सकते हैं कि कोई बच्चा किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस पेरेंट का वो है। देन जीन सीक्वेंसिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट टेक्निक है। 1970s में ये प्रिंसिपल डेवलप होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम डीएनए का डिफरेंट पीसेस कट कर लेते हैं जो कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे एंड करते हैं। यानी कि हमने एक ही डीएनए के डिफरेंट एंड तक हमने इसकी कॉपीज तैयार करनी है, जो एक एंड से स्टार्ट होते हैं डिफरेंट एंड पे खत्म होते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी हमने कलेक्शन तैयार कर दिया है। फिर इस डीएनए को हम एग्रोस पे सेपरेट करते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए सेपरेट करते हैं इसको हम, और फिर हम इसका सीक्वेंस रीड कर लेते हैं कि यहाँ पे एंड पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड आ रहा है। यानी कि यहाँ पे ए आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ जी आएगा, यहाँ टी आएगा। हमें पता चल जाएगा हमारा ये सीक्वेंस है ये ए सी जी डी है। तो इस तरह से जीन के सीक्वेंस फाइंड करने की जो टेक्नोलॉजी है उसे हम कहते हैं जीन सीक्वेंसिंग। और जीन सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत से इस्तेमाल आते हैं। 2 मेथड हमारे सामने आते हैं जी, एक मेथड है सेंगर मेथड और दूसरा मेथड है मैक्सम गिलबर्ट मेथड। ये 2 डिफरेंट तरह के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंगर मेथड के अंदर हम एक चीज यूज करते हैं डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि डीएनए की सिंथेसिस को रोक देती है। अभी हमने बात की थी कि हम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स तैयार करेंगे जो डिफरेंट लेंथ के होंगे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होंगे लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे रुक रहे होंगे। ये तैयार करने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ता है, डाई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। आपको पता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड डीएनए के अंदर भी होता है, बेसिकली ये साइड है। डाई डीऑक्सी का मतलब ये है कि हमने इसमें से 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिया। अगर आप राइबोज शुगर को दोबारा से माइंड में लेके आए, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, हमने कहा था कि डीऑक्सी राइबोज में यहां से ऑक्सीजन रिमूव्ड है, लेकिन डाई डीऑक्सी राइबोज में दोनों तरफ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। यानी कि इस न्यूक्लियोटाइड के पास एबिलिटी नहीं होगी कि वो आगे पॉलीमराइज कर सके और वो अगले न्यूक्लियोटाइड से बाइंड कर सके। यानी कि फिर चेन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी और इस चेन की टर्मिनेट होने की वजह से वो इस तरह का सीक्वेंस हमें दे जाएगा। हमारे पास डिफरेंट तरह की कॉपी तैयार होंगी जो सेम पॉइंट से शुरू तो होती हैं लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स पे एंड होती हैं। तो इस मेथड के तहत फिर हम डिफरेंट जीन्स की लेंथ की कॉपी तैयार करेंगे और इन कॉपीज को हम जेल पे एनालाइज कर लेंगे। तो सेकंड मेथड इज बेसिकली मैक्सम गिलबर्ट मेथड। मैक्सम गिलबर्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम डीएनए के थ्रेड्स को केमिकली कट करते हैं। यहाँ पे तो हमने सिंथेसिस की इसकी, यहाँ पे हम इस जो हमारे पास डीएनए है उसकी हम कटिंग ऐसे करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट साइजेस के कट होने के बाद डिफरेंट साइजेस के हमारे पास ये बैंड आ जाए और इन बैंड्स को हम अगेन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे स्टडी कर लें। ये सेंगर मेथड की डिटेल है, इसके अंदर हम डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया। ये क्या करता है, चेन टर्मिनेशन मेथड है। हम इस डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करेंगे लेकिन ये चेन टर्मिनेट हो जाएगी। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट को हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें डीएनए प्राइमर डालेंगे, इसमें डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, ये तमाम चीजें जो मिलकर काम करेंगी और पॉलीमराइजेशन करेंगी। लेकिन चूंकि ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड नहीं है बल्कि ये मॉडिफाइड डाई डीऑक्सी है, तो ये डीएनए की स्ट्रैंड को टर्मिनेट कर देंगे। हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस आएगा जो हर पॉइंट पे टर्मिनेट हुआ होगा, यानी कि हमारे पास हर पॉसिबल सीक्वेंस के हमारे पास लेंथ आ जाती है और इसकी वजह से फिर हम सेंगर मेथड को फिर हम इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट जीन्स का सीक्वेंस कर सकते हैं। मैक्सम गिलबर्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमारे पास इस तरह के बैंड्स आते हैं। अब हम रीड कर सकते हैं कि हमारा जो पहला बैंड था वो टी पोजीशन पे था, सेकंड वाज जी, थर्ड वाज सी एंड फोर्थ वाज ए और उसके बाद सी टी टी।
तो इस तरह से हम इसको 1 by 1 मेजर करते हैं तो हमारे पास एक जीन का सीक्वेंस आ जाता है कि हमारे जीन के अंदर कौन सा सीक्वेंस है, क्या न्यूक्लियोटाइड है। तो ये इस तरह से हम एक अननोन जीन को सीक्वेंस कर सकते हैं, उसका सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसको स्टडी करना, आपको पता है कि हमारा जो जीनोम है उसके अंदर मिलियंस बेस पेयर्स मौजूद हैं। इसको स्टडी करना एक काफी मुश्किल काम है। तो इस काम को हम आसान से बनाते हैं कि आजकल हमारे पास मॉडर्न स्कैनर्स आ गए हैं, मॉडर्न हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए हैं। हम फ्लोरीमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरीमीटर्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम फ्लोरीमीटर्स और कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वो ऑटोमेटिकली इस सेल को रीड करके हमें इस तरह का एक सीक्वेंस कंप्यूटराइज फॉर्म में दे देते हैं। नेक्स्ट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट था जिसको यूएसए की गवर्नमेंट ने अफोर्ड किया और उन्हीं एफर्ट से मुमकिन हुआ। प्रोजेक्ट का काम ये था कि हम ह्यूमन के जीनोम को सीक्वेंस कर लें। जीनोम सीक्वेंसिंग एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है। और ह्यूमन जीनोम खास तौर पे इसमें 46 क्रोमोसोम मौजूद हैं। आपके इस पूरे जीनोम के अंदर 140 मिलियन, अमाउंट देखिएगा, 140 मिलियन के लगभग न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। इन 140 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, इन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस फाइंड करना एक मेगा प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या गोल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल का गोल ये था कि जेनेटिक मैप तैयार किया जाए। ह्यूमन जीनोम का एक मैप तैयार किया जाए कि कौन सा क्रोमोसोम कहाँ मौजूद है, इस क्रोमोसोम के ऊपर कौन सी जीन है, इस जीन की क्या वैल्यू है, क्या पोजीशन है। ये मैप तैयार करना बेसिकली इसका मकसद था। द सेकंड पर्पस वाज टू कंस्ट्रक्ट अ बेस सीक्वेंस मैप, एक ऐसा मैप तैयार करना जिसके ऊपर बेसिस का सीक्वेंस भी फाइंड किया जाए। तो ये दो प्रोजेक्ट हैं जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से करते हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट का क्या एम है? इस प्रोजेक्ट की मदद से हम डिफरेंट जीन्स का सीक्वेंस ना सिर्फ फाइंड करेंगे बल्कि जीन्स की लेंथ और उनका फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्रोमोसोम नंबर 22 को 1999 में सीक्वेंस कर लिया गया था और इसकी पहली जो पब्लिकेशन थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वो 2001 में हमारे सामने आती है। ह्यूमन का जो जीनोम है वो किसी भी जीनोम से 25 गुना बड़ा है, यानी कि जो आम जीनोम हमने आज तक कॉपी किए हैं सीक्वेंस, उनसे 25 गुना बड़ा ह्यूमन का जीनोम है, यानी कि एक मेगा प्रोजेक्ट है। हम इन मैप्स को, क्रोमोसोम को प्रेजेंट करते हैं इनकम्प्लीट तरीके से। हम इन इनकम्प्लीट तरीकों को फिर हम RFLP जो हमने पीछे पढ़ी है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको एनालाइज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो साइंटिस्ट को अलाउ करती है कि वो डिफरेंट डिजीजेस को समझ सकें। ऐसी बीमारियां जो इनहेरिटेड हैं, जो जीन्स के अंदर हैं, पेरेंट्स से आगे बच्चों में भी आती हैं, उन बीमारियों को समझने का जो प्रोसेस है वो हम RFLP और इस जेनेटिक जीन मैपिंग के जरिए हम इसको पूरा कर लेते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कहाँ पे डिफेक्टेड जीन मौजूद है, कहाँ पे नॉर्मल जीन मौजूद नहीं है। तो इस तरह का जो है ये इसका पहला गोल था। एक ऐसा पर्सन जो कि हंटिंगटन डिजीज रखता है, ये एक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, जिसके अंदर ये बीमारी होगी, उसका जीन, उसके जीनोम बेसिकली यूनिक होंगे, वो नॉर्मल वाले पर्सन के साथ मैच नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम का मैप है। दिस इज एन एक्स क्रोमोसोम। इसके अंदर आपको एक्स लिंक हाइपोफोस्फेटीमिया, ऑक्यूलर एल्बिनिज्म पता चलता है कि इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कौन कौन से जीन मौजूद हैं और कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस का है, हीमोफीलिया का है, एक्स सिंड्रोम का है, हीमोफीलिया बी का है। ये डिफरेंट जीन जोन से हैं, ये हमारे क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट हो जाते हैं। सेकंड गोल का क्या है? टू कंस्ट्रक्ट अ बेस सीक्वेंस मैप। हमारे पास 3 मिलियन बेस पेयर ह्यूमन जीनोम में मौजूद हैं। हमने पहले भी इसका जिक्र किया, 140 मिलियन भी बताए जाते हैं। जो मेथोडोलॉजी हमारे पास है कट करने की, हम 1000 से 2000 का बेस पेयर लंबा एक सीक्वेंस काटते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बहुत लंबी रोप है, हम उसको छोटे छोटे सीक्वेंस में, छोटे छोटे रोप्स में उसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारा इसका एक पैटर्न बन जाता है। फिर हम इन सीक्वेंसेस की कॉपी तैयार करते हैं PCR की मदद से और हम इसे ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग मशीन में डाल देते हैं। वो सीक्वेंसिंग मशीन जो होती है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से इसका सीक्वेंस नोट करती है और इसका सीक्वेंस नोट करके हमें दे देती है। इसके अलावा हम एंटायर जीनोम को सीक्वेंस कर सकते हैं। कैलेरा जे क्रेग वेंटर ने, एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरा जीनोम सीक्वेंस कर दिया। द प्रोजेक्ट फिर स्टेट ट्रीटिंग जेनेटिक डिजीज, इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें विरासती बीमारियों को समझने में और उन्हें हल करने में, जीन थेरापी को ट्रीट करने में, जीन थेरापी को अप्लाई करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट इज द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स क्या क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से हमने क्या क्या फायदे उठाए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ खुराक नजर आ रही है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। स्ट्रॉबेरी रेड होती है लेकिन ये ब्लू नजर आ रही है। इस तरह से कॉर्न में चेंज नजर आ रहे हैं। चिकन में आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हम DNA चेंज करते हैं, जिसके DNA में हम कुछ एक्स्ट्रा DNA, कुछ बाहर से DNA इंट्रोड्यूस करवा दें और उसमें कुछ आर्टिफिशियल प्रॉपर्टीज आ जाएं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। मेन टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कौन कौन सी टाइप्स हैं? नंबर 1 फूड है,
प्लांट्स हैं, एनिमल, बैक्टीरिया, इनको हम मॉडिफाई कर चुके हैं। बैक्टीरिया की बात करेंगे, बैक्टीरियाज को हम, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को हम कहाँ पे डेवलप करते हैं, कहाँ ग्रो करवाते हैं। इस मकसद के लिए हमारे पास बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोरिएक्टर्स। बैक्टीरिया की मदद से हमने क्या क्या चीजें बनाई है, हमने ह्यूमन इंसुलिन हार्मोन तैयार कर लिया जिसका हमने पहले जिक्र किया था। हमने टिश्यू प्लाज्मोनिजन एक्टिवेटर तैयार किया, ये हमारे टिश्यू के अंदर उसके लिए बहुत जरूरी होता है, क्लोटिंग के लिए। हीमोफीलिया फैक्टर 8, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की मदद से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन बैक्टीरिया की मदद से हम ना सिर्फ हम अपने फायदे उठाते हैं बल्कि हम प्लांट्स की हेल्थ बेहतर कर सकते हैं। हमने एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार किया जो कि आइस क्रिस्टल्स को करता है, ये फ्रोस्ट प्लस बैक्टीरिया को फ्रोस्ट माइनस बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर देता है। इससे प्लांट्स को हेल्प मिलती है कि वो सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकें। और ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर हमने ये बैक्टीरिया या ये जीन्स ऐड कर दिए हैं, वो प्लांट्स खतरनाक बीमारियों के बचाव कर सकते हैं। क्लीन अप बीचेस आफ्टर ऑयल स्पिल्स, ऐसे बैक्टीरिया तैयार किए गए हैं जो पोल्यूशन को खत्म करते हैं। समुद्र की सतह पे ऑयल के फैल जाने के बाद वहां से ऑयल को साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम ऐसे बैक्टीरिया वहां छोड़ देते हैं जो कि ऑयल को यूज करने की एबिलिटी रखते हैं और वो ऑयल को कंज्यूम कर लेते हैं और पीछे जो ऑयल की पोल्यूशन थी, वाटर पोल्यूशन थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके अलावा हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं बायोफिल्टर के तौर पे। ये ऐसे बायोफिल्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में से पोल्यूशन है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, खतरनाक केमिकल कंपाउंड्स हैं, उन्हें फिल्टर कर लेते हैं, उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। सुसाइड जीन्स डालते हैं बैक्टीरिया में, ऐसे जीन्स हैं जो कि बैक्टीरिया को खुद किल कर देते हैं। यानी कि बैक्टीरिया एक काम के लिए डिजाइन किया गया है, वो बैक्टीरिया अपना काम मुकम्मल करे और उसके बाद उसकी तादाद जो है वो ज्यादा बढ़ ना जाए, बल्कि सुसाइड जीन उन्हें वहीं पे खत्म कर देता है। ये बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स है। प्रोड्यूस फेनाइल एलानीन, फेनाइल एलानीन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि स्वीटनर कंपाउंड है। शुगर के पेशेंट्स चूंकि ग्लूकोज वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन पेशेंट्स को हम एक ऐसा कंपाउंड देते हैं जो कि मीठा तो है लेकिन वो शुगर नहीं है, इसे हम कहते हैं फेनाइल एलानीन। तो फेनाइल एलानीन की भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, एस्पार्टमेट बनाते हैं, न्यूट्रा स्वीट्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। एबल टू मेक गोल्ड, कॉपर एंड यूरेनियम, हम गोल्ड, कॉपर और यूरेनियम की रिफाइनिंग के लिए भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं साफ करने के लिए। बायोलिचिंग कैपेबिलिटीज, ऐसे बैक्टीरियाज जो है वो बायोलिचिंग करते हैं। बायोलिचिंग किसे कहते हैं, जब हम मेटल्स को निकालते हैं, हमने ऊपर बात की, तो ये प्योर नहीं होते, दे आर इम्प्योर, इसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम बायोलिचिंग करके हम इन इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि जिनके अंदर बाहर से कोई डीएनए मौजूद हो, उसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। प्लांट का सेल लिया रहता है, इसके सेल की हम पहले सेल वॉल रिमूव करते हैं ताकि एक बैरियर कम हो जाए। इसका सिर्फ प्रोटोप्लास्ट तैयार रहता है। इस प्रोटोप्लास्ट को देखिए, सेल वॉल के रिमूव होने के बाद सेल मेम्ब्रेन और अंदर जो मौजूद साइटोप्लाज्म है उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर हम फॉरेन जीन ऐड कर देते हैं, बाहर से हम इसमें कुछ जीन्स ऐड कर देते हैं। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है और ये फॉरेन जीन है, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन करने के लिए हम इसे इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, हम इसे करंट देते हैं। करंट की मौजूदगी में जो डीएनए है ये हमारे प्रोटोप्लास्ट के अंदर चला रहता है। तो इसकी मदद से हम प्रोटोप्लास्ट को करंट देके हम अपना डीएनए अंदर भेज देते हैं और डीएनए भेजने के बाद जो न्यूक्लियस है वो दोबारा से एक साइट अटेन करता है और हम इस न्यूक्लियस के गिर्द दोबारा से सेल वॉल जनरेट कर लेते हैं। तो हमने देखा कैसे एक प्लांट सेल के अंदर हमने डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हमने इसके अंदर एक जीन इंसर्ट किया। अब इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स की एप्लीकेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि ट्रांसजेनिक हमने फूड तैयार कर लिए हैं, हमने ऐसी कॉटन तैयार कर ली है, ऐसी कॉर्न, ऐसे पोटैटोज तैयार किए हैं, ऐसी नस्लें तैयार की हैं इनकी जो कि बहुत ज्यादा फूड प्रोड्यूस करती हैं, ज्यादा फूड प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ऐसी है ये फूड्स जो कि इंसेक्ट टॉक्सिन है, यानी कि ये कीड़ों के खिलाफ मुजाहमत रखती है, अपने अंदर ऐसे जहर पैदा करती है जो कीड़ों मकोड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो कीड़े जो इस पौधे को नुकसान करते हैं ये उन्हें मार देता है, यानी कि एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अब हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसजेनिक सोयाबीन, एक ऐसी सोयाबीन की नस्ल हमने तैयार की है जो कि हर्बिसाइड से रेसिस्टेंस है, यानी कि जिसके अंदर जड़ी बूटियां उग नहीं सकती। जड़ी बूटियां जो हैं वो किसी भी खेत की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट के बाद हमने ऐसी नस्ल तैयार की है जो कि हर्बिसाइड से रेसिस्टेंट है। सम कॉटन एंड कॉर्न प्लांट आर बोथ हर्बिसाइड एंड पेस्ट रेसिस्टेंट। कुछ कॉटन और कॉर्न के ऐसे पौधे हैं जो कि हर्बिसाइड और पेस्ट रेसिस्टेंट है, यानी कि ये इसके खिलाफ मुजाहमत रखते हैं। In 1999, these transgenic crops were planted on more than 70 million acre worldwide. 1999 में भी ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और 70 मिलियन एकड़ रकबे पे इसकी काश्त जारी थी। ये आप देख सकते हैं
ट्रांसजेनिक वर्जन ऑफ राइस एंड व्हीट इन प्रोसेस, हम अपनी चावल और गंदम की नस्लों को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, नई से नई वैरायटीज हमारे सामने आ रही हैं। एक जो हमारा गोल है वो ये है कि RUBP एंजाइम की जो एफिशिएंसी को इंक्रीज किया रहे। हमें पता है कि एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम फोटोसिंथेसिस में काम आता है। C3 साइकिल आप लोगों ने पढ़ा था, जिसे हम फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल कहते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुगर में कन्वर्ट होती है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जीन्स चेंज करके इस 3 साइकिल को C4 साइकिल पे ले जाए, ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा से ज्यादा फूड तैयार हो सके। एक ऐसी वीट तैयार की गई है जिसको हम माउस ईयर ट्रेस कहते हैं। ये वीट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाने में काम आती है, यानी कि प्लास्टिक या जो शॉपर है ये हमारा पोल्यूशन का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि डिकम्पोज में होते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से हमने एक ऐसी वीड, एक ऐसी जड़ी बूटी तैयार की है जिससे हम ऐसी प्लास्टिक तैयार करेंगे जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकेगी। ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस प्लांट्स हार्मोन, क्लोटिंग फैक्टर्स, एंटीबॉडी इन देयर सीड्स। अपने प्रोडक्ट्स में, अपने सीड्स के अंदर बहुत से हार्मोन्स तैयार कर रहे हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स तैयार कर रहे हैं, एंटीबॉडी तैयार कर रहे हैं। ऐसे प्लांट्स हम पैदा कर चुके हैं। कॉर्न को, मकई को हमने ऐसी एबिलिटी दी है कि वो रेडियो आइसोटोप्स वाली मकई पैदा करे, और ये मकई खिला के हम कैंसर पेशेंट्स के अंदर ट्यूमर की डिटेक्शन कर सकते हैं। एक ऐसी एंटीबॉडी जो कि सोयाबीन का इस्तेमाल करती है, सोयाबीन की मदद से हम जेनिटल हर्पेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एनिमल यूज रिक्वायर मेथड टू इंसर्ट जीन इनटू द एग ऑफ एनिमल। किसी एक एनिमल के एग के अंदर हमें जीन्स डालने के लिए हमें कुछ एनिमल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो एनिमल्स के सेल के अंदर जीन इंटरेस्ट करना एक मुश्किल काम है, एक सेंसिटिव काम है, क्योंकि एनिमल का सेल बड़ा नाजुक होता है, और इस काम के लिए हम माइक्रो इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत नैनो जो छोटा सा इंजेक्शन होता है, हम उसके अंदर जीन्स को भर लेते हैं, और इसको माइक्रो इंजेक्शन के जरिए हम हाथों से एग्स के अंदर हम जीन्स को इंसर्ट कर देते हैं। फिर इस एग को हम वोर्टेक्स में रखते हैं। वोर्टेक्स का एक मिक्सिंग जगह है जहाँ पे एजिटेटर पे डाला जाता है। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम डीएनए को सेल्स के अंदर भेजने के लिए हम वो सेल्स ले लेते हैं, साथ में सिलिकॉन कार्बाइड्स की नीडल ले लेते हैं, ये क्रिस्टल्स हैं, और ये इसको अच्छी तरह से हम इसको हिलाते हैं, शेक करते हैं, वोर्टेक्स करते हैं। इससे क्या होता है कि सेल्स के अंदर सुराख हो जाते हैं, सेल के अंदर पोर्स हो जाते हैं, और ये पोर्स जो से हैं, ये सिलिकॉन कार्बाइड, ये हमारे जीन को या डीएनए को अंदर एंटर होने में मदद कर देते हैं। इस टेक्निक के लिए फिर हमने कौन कौन सी चीजें इजाद की हैं। बोवाइन ग्रोथ हार्मोन्स हम इंजेक्ट कर देते हैं। हम बड़ी फिशेस के अंदर काउज, पिग्स, रैबिट्स और शीप्स के अंदर हम ये तमाम चीजें करवा सकते हैं। जीन फार्मिंग कहते हैं जी बैक्टीरियाज को या जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करना फॉर द पर्पज ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाएं और उनको ट्रांसजेनिक बना के हम उससे डिफरेंट फार्मेसी की प्रोडक्ट्स हासिल करें। फॉर एग्जांपल हम कोई हार्मोन ले रहे हैं, हम इंसुलिन ले रहे हैं, हम कोई वैक्सीन तैयार करवा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे जीन फार्मिंग। जीन फार्मिंग जो है ये प्रोडक्ट ऐसा एनिमल, फॉर एग्जांपल हमने गोट को मॉडिफाई किया, अब वो गोट अपने दूध के अंदर कोई खास प्रोटीन पैदा कर रही है, कोई खास वैक्सीन तैयार कर रही है, लेकिन ये दूध वाला काम बड़ा लिमिटेड है क्योंकि दूध सिर्फ फीमेल्स देती हैं और ये जो मिल्क है ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए आता है, उसके बाद दोबारा से बंद हो जाता है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग कि हम मिल्क की बजाय यूरिन के अंदर इनकी ये प्रोडक्ट हासिल कर सकें, क्योंकि यूरिन मेल और फीमेल दोनों करते हैं और यूरिन बच्चे से लेके बड़े तक करते हैं, हमें एज का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। इसकी मदद से हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। हमने कुछ थेरापेटिक प्रोटीन्स, कुछ इलाज के काबिल प्रोटीन तैयार किए हैं। हमने कुछ ड्रग्स हासिल किए हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी के लिए, कैंसर के लिए, ब्लड डिजीज के लिए और बहुत से डिसऑर्डर्स के लिए हमने कुछ ट्रीटमेंट्स तैयार कर लिए हैं। एंटीथ्रोम्बिन 3 एक कंपाउंड है जिसको हमने तैयार किया है ब्लड क्लोटिंग के टेस्ट के लिए। तो ये यूरिन की प्रेफरेंस दी जा रही है, क्यों वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि यूरिन को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है। ये देखिए आपको ऐसी शीप दिखाई जा रही है जो कि अपने मिल्क के अंदर एंटीथ्रोम्बिन 3 पैदा करती है। एंटीथ्रोम्बिन 3 एक ग्रोथ फैक्टर है, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ नहीं होती या जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू के अंदर क्लोटिंग नहीं होती ब्लड की, उनको ये फैक्टर हम देके उनको इससे निजात दिला सकते हैं। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे एक ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ह्यूमन का एक जीन निकाला है, इस जीन को और एक डोनर के एग को हमने एक एग में कैरी किया और फिर इस एग को हमने वापस उस गोट में डाला। ये गोट जब मिल्क देगी तो इसके मिल्क के अंदर ये इस जीन की प्रोडक्ट्स यहाँ पे शामिल होंगी, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का बनना और उसकी एक्सप्रेशन। मेकिंग ऑफ क्लोन ऑफ अ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये 2N न्यूक्लियाई थे। हमने एक ऑर्गेनिज्म से ये न्यूक्लियस लिए और इन सेल्स का हमने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया और इन सेल्स के अंदर हमने माइक्रो इंजेक्शन की मदद से
अपने मर्जी के न्यूक्लियस डाल दिए। अब ये जब ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, इनसे गोड्स बनेंगी, तो ये गोड्स जो हैं ये क्लोन गोड्स हैं, बिकॉज हमने एक ही ऑर्गेनिज्म से सारे न्यूक्लियस लिए थे और वो इसके अंदर डाल दिए थे। ये तीनों गोड्स जो हैं इनके अंदर न्यूक्लियस सेम है, तो ये बिल्कुल एक जैसी होंगी। बात को समझिएगा कि एग डोनर हमने एक हमने शीप से एग लिए और उन एग्स के अंदर एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हमने उसमें सारे न्यूक्लियस डाल दिए। अब चूंकि न्यूक्लियस एक ही ऑर्गेनिज्म से आए हैं तीनों, तो ये तीनों न्यूक्लियस सेम है और इनके अंदर प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो ये तीनों जो है न्यूक्लियस, ये तीनों जो गोड्स पैदा हुए हैं इस तरीके से, इन्हें कहते हैं क्लोन्ड गोड्स या क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी। क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या काम करती है, क्या हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हम जो जीन्स हैं उनको डिल्यूट कर लेते हैं, यानी कि जीन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे जीन आगे पेरेंट्स में भी पास आउट होते हैं। क्लोनिंग की मदद से हम 2n जीन्स को या 2n न्यूक्लियस को इंजेक्ट करते हैं एक n न्यूक्लिएटेड एग के अंदर। ह्यूमन बींग्स की जो क्लोनिंग है वो वायलेट कर देती है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को, बट मे बी डन एल्सवेयर। यूएसए के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वजह से ह्यूमन की जो क्लोनिंग है उसको खत्म किया जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे ये हो रही है, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीन थेरापी। जीन को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, थेरापी का वर्ड यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि जीन ट्रीटमेंट। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि जेनेटिकली होती हैं, पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं और इनको हम रोक भी नहीं पाते। इस बीमारी को खत्म करने का एक ही हल है, वो है जीन थेरापी, यानी कि हम उस पर्सन के अंदर से बुरे जीन्स, खराब जीन्स निकाल दें और उसके अंदर हेल्दी जीन्स ऐड कर दें। इसको हम कहते हैं जीन थेरापी। जीन थेरापी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिसऑर्डर्स को पहले डायग्नोज करते हैं, फिर उसके जीन सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा जीन इसमें खराबी पैदा कर रहा है, और उस जीन को फिर हम बॉडी से निकालते हैं और उसकी जगह नया जीन डालते हैं। इसके दो मेथड हैं, एक्स विवो एंड इन विवो। एक्स विवो कहते हैं आउटसाइड द बॉडी, यानी कि आप ये काम बॉडी से बाहर करेंगे। इन विवो यानी कि आप ये जीन्स चेंज कर रहे हैं लेकिन बॉडी से अंदर आकर, यानी कि बॉडी के अंदर ही आप जाके जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वहीं पे जीन्स को चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्स विवो जीन थेरापी। एक्स विवो जीन थेरापी में क्या करते हैं, हम बॉडी के कुछ सेल्स निकाल लेते हैं और इन सेल्स के अंदर हम वायरसेस को भेजते हैं। वायरसेस के अंदर हमारा हेल्दी जीन मौजूद है, ये हेल्दी जीन हम उस सेल के अंदर डाल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफेक्टेड सेल निकाला है, इस डिफेक्टेड सेल के अंदर हमने हेल्दी जीन डालने हैं विद द हेल्प ऑफ वायरस। वायरस हम यूज कर रहे हैं रेट्रोवायरस। इस रेट्रोवायरस के जरिए हम ये जीन इसमें तक पहुंचाते हैं और इस सेल को दोबारा से उस पोर्शन में लगा देते हैं। यानी कि चूंकि हमने सेल को बाहर निकाला और ट्रीट करके दोबारा डाला, इसलिए हम इसको एक्स विवो जीन थेरापी हम इसको नाम दे देते हैं। दूसरा है हमारे पास कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर इसको हम सोल्व करते हैं, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको हम SCID भी कहते हैं। ये जो बीमारी है एक्स विवो से ट्रीट की जाती है। इसके पेशेंट के अंदर एक एंजाइम नहीं होता, एक एंजाइम है ADA एंजाइम, जो कि T और B सेल्स की मैच्योरेशन से पैदा होता है, लेकिन ये एंजाइम नहीं होता और इसकी वजह से इन सेल्स के अंदर या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हम इनके बोन मैरो के स्टेम सेल्स निकालते हैं और इन स्टेम सेल्स को हम रेट्रोवायरस से इन्फेक्ट करके वो जीन इसमें दोबारा डाल देते हैं। तो बोन मैरो स्टेम सेल्स को इस्तेमाल करके और इनको रीडिवाइड करके हम इसकी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। जीन थेरापी ट्रायल्स इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोमिया। जीन थेरापी की जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड ट्रायल्स हैं उसकी मदद से हम फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोमिया का इलाज जो है वो कर सकते हैं। हाई लेवल्स ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेक पेशेंट सब्जेक्ट टू फैटल हार्ट अटैक व्हेन यंग। हाइपरकोलेस्टेरोमिया एक ऐसी बीमारी है जिसको भी हम एक्स विवो से ट्रीट करते हैं। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है और जो पेशेंट है उसको दिल के दौरे पड़ने का खतरा लाक हो जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम लीवर का एक छोटा सा पोर्शन कट करके बाहर निकालते हैं और इसको हम इन्फेक्ट करते हैं हेल्दी जीन से और वापस उसको अंदर डाल देते हैं। तो अगेन ये भी कौन सा मेथड है, ये भी एक मेथड है एक्स विवो मेथड। इसके अलावा केमोथेरापी हम करते हैं कैंसर सेल्स की, हम हेल्दी सेल्स से उनको ट्रीट करवाते हैं आउटसाइड द बॉडी, तो ये भी एक एक्स विवो जीन थेरापी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट जो है एक जीन लैक करता है, वो जीन ट्रांस मेम्ब्रेन क्लोराइड आयन का कैरियर होता है, यानी कि अगर ये नहीं होगा तो ये ट्रांस क्लोराइड आयन जो उनसे वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लाइपोसोम देते हैं। लाइपोसोम का जो वर्ड है वो लिपिड से निकला है, लाइपो मीन लिपिड एंड सोम मीन बॉडी। हम लिपिड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स लेते हैं और इन लिपिड्स के ऊपर हम लगा देते हैं अपने जीन्स, यानी कि इसके अंदर हमने जीन्स डाल देते हैं और इस लिपिड को हम नोज के अंदर स्प्रे कर देते हैं, नोज तक ये जीन्स पहुंचते हैं और फिर देखिए अब हमने इसमें कोई चीज बाहर नहीं निकाली बल्कि हमने एक चीज को वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया और उसके जरिए अपने जीन्स अंदर भेज दिए। अब कुछ जीन्स जो उनसे होंगे वो सूटेबल कंडीशंस लेके वो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर पहुंच जाएंगे और इससे हमारा जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो ट्रीट हो सकता है।
लेकिन इसके अंदर चांसेस हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है इतना, क्योंकि चांसेस पे डिपेंड करता है कि जीन अंदर जा पाएगा सेल के या नहीं जा पाएगा। लेकिन इस पर रिसर्च की जा रही है ताकि हम इस सीक्वेंस को, इस टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकें, इसको इम्प्रूव कर सकें। कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए हम केमोथेरेपी करते हैं, हम पेशेंट्स के अंदर ड्रग्स डालते हैं, उनको हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि उनके कैंसर सेल्स को डैमेज कर देती हैं। तो ये भी एक इन विवो की टाइप है। हम बोन मैरो सेल्स को निकालते हैं और इन बोन मैरो सेल्स के अंदर ऐसी वुमेन जिसका ओवेरियन कैंसर है, ओवरी का कैंसर है, इसके हम एग को या सेल को करवा देते हैं, इन्फेक्ट करवाते हैं वायरसेस से। तो ये वायरसेस जो जीन है उनको ले जाते हैं और केमोथेरेपी की वजह से उनकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाती है। अदर इलनेस और बहुत सी बीमारियां, फॉर एग्जांपल VEGF है, ये एक बीमारी है जो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज है। इसमें हार्ट की जो नालियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। हम एक बैलून कैथेटर लेते हैं, कैथेटर एक ऐसी चीज को कहते हैं जो कि जैसे हम एक फ्लेक्सिबल वायर के साथ हमने आगे कुछ लगाया और इसको हम वेन्स में डाल के वेन्स खोलने का काम करते हैं। तो ये हम ऐसे जीन्स वहां लगा देते हैं जो कि ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज से बचाते हैं। इसके अलावा इन विवो थेरेपी हमने हीमोफीलिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटीज, पार्किंसन और एड्स वगैरह के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हीमोफीलिया पेशेंट जो से हैं उनको सेल्स की रेगुलर डोज लगती है जो कि नॉर्मल क्लोटिंग फैक्टर जीन अपने अंदर रखते हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए हमने ऐसा किया है, हमने इनको ऐसे सेल्स दिए हैं जो कि हेल्दी हैं, वो हेल्दी सेल्स फिर पेशेंट सेल्स को रिमूव कर देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनॉइड। ऑर्गेनॉइड क्या है? आर्टिफिशियल ऑर्गन, यानी कि समटाइम किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का लीवर फेल हो गया, तो उसको फिर कोई हमें ट्रांसप्लांट डोनर ढूंढना पड़ता है ताकि हम ट्रांसप्लांट को उसको लीवर दें। लेकिन आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं। हम स्टेम सेल्स को लेके हम पूरा एक ऑर्गन डेवलप करते हैं और उस ऑर्गन को फिर पेशेंट के अंदर लगाया जा सकता है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइड। डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, पार्किंसन डिजीज में डोपामिन कम हो जाता है, हमने पढ़ा था इसको पहले भी। तो हम ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं और इन सेल्स को हम ब्रेन में लगा देते हैं, इससे पेशेंट की हालत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं? किसी एक प्लांट का कुछ सेल्स या कुछ टिश्यूज ले लेना और उनको लैब के अंदर पेट्री डिश पे ग्रो करवाना, इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। अंडर एसेप्टिक कंडीशन एंड अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि माहौल सारा बेहतरीन होगा, आपने तमाम लाइट और ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड की है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की है, कंडीशन एसेप्टिक है। इस कंडीशन के अंदर किसी एक सेल से पूरा प्लांट ग्रो करवाना टिश्यू कल्चर कहलाता है। और टिश्यू कल्चर ना सिर्फ प्लांट्स का हो रहा है बल्कि हम एनिमल्स टिश्यू कल्चर पे भी काम शुरू कर चुके हैं। 1902 में जर्मन बॉटनिस्ट था जी हेबर्ट लैंड, गोटलिब हेबर्ट लैंड, इसने देखा कि प्लांट्स के सेल टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट ऐसी चीज को कहते हैं जो एक सेल डेवलप होकर पूरा एक प्लांट या पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना सके, इसे हम कहते हैं टोटीपोटेंट। तो देखा रहे तो प्लांट के सेल जो हैं वो टोटीपोटेंट हैं। वो एक सेल अपने अंदर फुल जेनेटिक मेकअप रखता है, फुल जेनेटिक पोटेंशियल रखता है कि वो एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी रखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम आमतौर पर क्या करते हैं, प्लांट से एक सेल लेते हैं, इस सेल को ग्रो करवाते हैं, ग्रो करने के बाद थोड़े प्लांट्स बनते हैं, इनको हम फिर जमीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हम इस टेक्निक की वजह से फायदा उठा सकते हैं। स्टीवर्ट ने सबसे पहले एक मुकम्मल गाजर ग्रो की थी लैब के अंदर, एक छोटे से फ्लोएम के पीस से। उसने इस फ्लोएम के पीस को लैब में रखा, इसको शुगर दी, विटामिन दिए, मिनरल्स दिए, कोकोनट का मिल्क दिया क्योंकि इसमें बहुत से एंजाइम्स, बहुत से हार्मोन्स होते हैं। ये देने के बाद उसने देखा कि वो एक छोटा सा फ्लोएम का पीस था, वो एक मुकम्मल पौधा बना और उस पर गाजर भी लगी। तो उसने फिर डिस्कवर किया कोकोनट मिल्क का क्या रोल था। कोकोनट मिल्क के अंदर बहुत से प्लांट्स के हार्मोन थे, प्लांट्स ग्रोथ हार्मोन जैसा कि साइटोकाइनिन्स और ऑक्सिन्स वगैरह शामिल थे। जब इसको कल्चर किया गया तो पहले वहां पे एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बना, एक बड़ा गंदा सा अजीब सा एक सेल मैस बनता है, इसको हम कहते हैं कैलस। कैलस को आपने पढ़ा कि अनडिफरेंशिएटेड मैस सेल है। फिर इस अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप से सेल डिफरेंशिएट होते हैं और इनसे रूट्स बनती हैं, शूट्स बनती हैं और एक मुकम्मल प्लांट जो है वो ओरिजिनेट हो जाता है। इसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं कि छोटे से स्केल पे छोटे से सेल्स को इस्तेमाल करते हुए आप पूरा प्रोपेगेट करवा लें, पूरा प्लांट प्रोपेगेट करवा लें, इसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन में हम क्या करते हैं, मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, मेरिस्टेम टिश्यूज को लेते हैं और उन्हें ग्रो करवाते हैं, इससे सिंगल शूट बनती है, सिंगल रूट बनती है और वो एक डेवलप होकर एक मुकम्मल प्लांट बन जाता है। ऐसे प्लांट जो एक ही टाइप के सीक्वेंस से बनते हैं इन्हें हम कहते हैं क्लोनल प्लांट। एडवांटेजेस ऑफ मेरिस्टेम कल्चर इज वायरस फ्री प्लांट। इस कल्चर से मदद क्या मिलती है हमें, हम इससे वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं, ऐसे प्लांट जो वायरस से पाक हैं। तो सोमेटिक एम्ब्रियोज आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट कल्चर। हमने सोमेटिक एम्ब्रियोज तैयार किए, ऐसे एम्ब्रियोज के अंदर हमने सोमेटिक चेंजेस किए हुए थे, ये हमने प्रोटोप्लास्ट के कल्चर से तैयार किए। दे आर इनकैप्सुलेटेड इन प्रोटेक्टिव हाइड्रेटेड जेल्स। इन सोमेटिक एम्ब्रियो को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं इनकैप्सुलेटेड जेल्स के अंदर, यानी कि बेसिकली दे आर आर्टिफिशियल जीन।